हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि ब्लॉक नंबर 1 के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जहाँ पे हमें देखना क्या था, लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबर लॉज फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेबर लॉज किस तरीके के बनाए हुए हैं और कैसे काम करते हैं। तो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836337 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो आती है कि लेबर लॉज तो बाद में समझेंगे, पहले तो समझ ले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है। यानी कि एक ऐसा सेक्टर जहां पे लेजिस्लेशन मौजूद है, ठीक है, लेजिस्लेटिव लोग हैं, पहले से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, वर्किंग कंडीशंस को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके, सैलरीज को लेके, वेजेस को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, सब कुछ पहले से ही क्या होता है, डिटरमाइंड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो बात है यहाँ पे भी लेबर लॉज होते हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे भी लेबर लॉज होते हैं। कि अब लेबर लॉज में हम बात करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट नहीं है ना, अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेनली बात करनी है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। और अगर मैं बात करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहाँ पे कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वेंडर्स कहीं पे गली गली में घूम के कुछ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर कोई रूल एंड रेगुलेशन इतने नहीं है। ठीक है, ना ही कोई वर्किंग आवर डिसाइडेड है, जितना मर्जी काम करो। ये तो ऐसा है कि ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करो कम पैसा मिलेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से काफी डिफरेंट होता है। तो मेनली हमें बात करनी है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो वेरियस लॉज पर्टेनिंग टू लेबर वेलफेयर एंड रेगुलेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। 4 हेड्स यहाँ पे दे रखे हैं इस पॉइंट के अंदर। पहला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, वर्किंग कंडीशंस को लेके, कि भाई वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे, यानी कि लोग जो हैं उनके काम करने की कंडीशंस कैसी हैं, लेबर कैसी कंडीशंस पे काम कर रही है, क्या वो कंडीशंस अच्छी हैं, क्या वो कंडीशन एक्सट्रीम लेवल पर बुरी हैं, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो वर्किंग कंडीशन की बात करेंगे। दूसरा, एम्प्लॉय रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं, और सोशल सिक्योरिटी। तो इन 4 लेवल्स में ना हमें लेबर लॉज को समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं वर्किंग कंडीशंस के बेस पे। अब वर्किंग कंडीशंस के बेस पे हमें 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज की ही वीडियो में। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं वर्किंग कंडीशंस को। तो पहला पॉइंट क्या आता है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी कि आजादी के जस्ट 1 साल बाद फैक्ट्रीज एक्ट जो है बनाया गया था। तो टर्म फैक्ट्री इज डिफाइंड अ प्रीमिसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय 10 और मोर पर्संस। यानी कि एक फैक्ट्री एक ऐसा टर्म है जहां पे हम कोई ना कोई चीज जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इफ यूजिंग पावर बाय 20 और मोर पर्संस, इफ नॉट यूजिंग पावर, मतलब 10 से 10 से ज्यादा पर्सन जब वो पावर यूज कर रहे हैं, और 20 से ज्यादा पर्संस जब वो पावर नहीं यूज कर रहे हैं, नॉट यूजिंग पावर। ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फैक्ट्री एक्ट 1948 की फैक्ट्री होती क्या है, ये हमने यहां पे समझा। अब समझते हैं वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रियों में कैसी होती है। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, हेल्थ प्रिकॉशन ऑफ वर्कर्स, कि भाई हेल्थ का जरूर ध्यान रखा जाएगा। यानी कि वर्किंग कंडीशंस हेल्थ को लेके बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से देखा है कि जब फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग काम होता है तो बहुत सी मशीन्स पे लोग काम कर रहे होते हैं। यानी कि मजदूरों को मेनली काम टेक्निकल काम करना होता है, मशीनों पे काम करना होता है। ऐसे केसेस में ना भाई मशीन ही तो है, हो सकता है मशीन ही कोई किसी पर्सन को हार्म कर दे। अब मान लेते हैं किसी की कोई बॉडी पार्ट कट जाए, कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंटल कोई डैमेज हो जाए, तो ऐसे केस में ना हेल्थ का ध्यान रखा जाना पहला मेन पॉइंट होता है कि हेल्थ प्रिकॉशन रखना है। और जो भी रिस्क है एक तरीके से उसे मिटिगेट करने की कोशिश करनी है, खत्म करने की कोशिश करना है कि रिस्क जो है वो ना रहे। या फिर जो भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं भाई कुछ प्रॉपर इक्विपमेंट पहन सकते हैं ताकि मशीन जो है हमें हार्म ना करे, तो भाई वो पहननी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट क्या आता है, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, यानी कि वर्कर जो है, ठीक है, उसको वेलफेयर उसका होना चाहिए। दूसरा, उसकी
उसकी प्रॉपर सेफ्टी की जिम्मेवारी कंपनी की होती है। तीसरा, कंडीशंस अंडर विच वुमेन वर्क, ठीक है, ऐसी कंडीशंस जिसको लेके वुमेन जो है वो काम करती है, तो उसके लिए एक आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। भाई वर्किंग आवर्स जो है ना वो अडल्ट के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी क्या होना चाहिए, डिसाइडेड होनी चाहिए, जो कि 48 आवर्स होते हैं, ठीक है, अडल्ट पर्सन के लिए 9 आवर पर डे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक है और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन्हें किस हद तक काम करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पे 9 घंटे तो इन्होंने बहुत कम बोल दिए, लोग यहाँ पे 16-16 घंटे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं ना ओवर टाइम भी कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके अपनी फैमिली के लिए, ताकि उन्हें अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, जब मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि 14 ईयर्स तक जो है ना वो चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि एक तरह से मान लेते हैं पनिशेबल ऑफेंस है कि 14 साल तक तो किसी बच्चे को पढ़ने का हक है हमारे देश में। इसलिए फ्री एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है 9th क्लास तक कि भाई 14 साल की उम्र तक तो बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, उसके बाद अगर उसकी इच्छा है तो वो काम कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि चिल्ड्रन के केस में ना हम जब आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को कि 14 ईयर्स तक भाई कोई पर्सन काम नहीं कर सकता 14 साल की उम्र तक, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। 14 साल के बाद वो बच्चा काम कर सकता है, तो उसके लिए अपने वर्किंग आवर्स जो है वो पहले ही डिटरमाइन कर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। अब प्लांटेशन लेबर एक्ट यानी कि जहां पे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जो किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्लांट लेबर एक्ट 1951, प्रोविजन ऑफ पीएलए मेनली डील विद हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स। अब जो प्लांट लेबर एक्ट है, ठीक है, वो किसे डील करता है, एक तो हेल्थ से, दूसरा वेलफेयर मेजर्स पे। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं, पहला ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि भाई मैं हमेशा मानते हैं कि जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां पे सैनिटेशन जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो भाई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई पानी, क्योंकि भाई बेसिक नीड है वाटर, वो अवेलेबल होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर मान लेते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में कि कोई इमीडिएट कोई दिक्कत हो गई, किसी पर्सन को कोई बीमारी वगैरह हो गया, तो उन चीज़ों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा क्रीचर्स, ये इसका मतलब ये होता है एक तरह से, बाकी आप मुझे इसका मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि अगर मान लेते हैं कि प्लांट्स वगैरह में कि किसी के पेरेंट्स काम करते हैं तो उनके बच्चों के लिए एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पे उनके बच्चों का ध्यान रखा जाता है, शायद उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रीचर्स बोलते हैं। एक बार आप मुझे गूगल भी करोगे इसका मतलब, ठीक है, गूगल बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, ठीक है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड हाउसिंग फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए यहाँ पे प्लांट के आसपास, हाउसिंग फॉर वर्कर्स, अब भाई जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हाउस भी होना चाहिए, उनकी फैमिली के लिए भी घर होना चाहिए ताकि उनकी फैमिली जो है अच्छे से रह पाए। और बाकी मैंने क्रीचर्स की बात तो कर ही ली कि जहाँ पे शायद बच्चों को एजुकेशन वगैरह दी जाती है बेसिक लेवल की, ठीक है। आप बाकी मुझे इसका मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि इसका मतलब कुछ मैं शायद भूल रहा हूँ, बट मेन मतलब इसका यही होता है, ठीक है, आप मुझे बताना। इसके बाद क्या पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, द माइंस एक्ट 1952। अब ये माइंस एक्ट 1952 समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, अब ये देखो माइंस एक्ट है। अब माइंस, अब हम सबको पता है कि जहाँ पे एक्सकेवेशन का काम होता है, यानी कि कोई भी चीज जमीन से बाहर निकालनी हो, मिनरल्स बाहर निकालने हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं किसी को लग रहा है कि मिनरल्स की बात कर ली मैंने, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, मेटल बाहर निकालने हैं, ठीक है, या फिर कोल बाहर निकालना है, तो कोई भी चीज जो हमें धरती के अंदर से बाहर निकालनी है तो उन सब चीजों में हम माइनिंग की बात करते हैं। तो माइंस एक्ट 1952 लाया गया था। अब इसमें क्या चीजें हैं, पहला सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, भाई ड्रिंकिंग वाटर बेसिक नीड है, उसकी सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल अप्लायंसेस होने चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि जैसे वहां पे ना बहुत बार ब्लास्ट वगैरह किया जाता है ताकि माइनिंग जो है वो ईजी रहे, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल अप्लायंसेस पहले से मौजूद होने चाहिए कि अगर किसी पर्सन को कोई भी दिक्कत आती है तो उसको इमीडिएट लेवल पे मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, क्योंकि हमारे देश में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि लोगों को टाइम पे इलाज नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इतना वीक है ना हमारा, और हम सब भी जानते हैं कि भाई डेट का जो हमारा बजट है उसका कितना पैसा ही हम हेल्थ केयर पे खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार तो एक तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, दूसरा अगर प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल है भी और अगर इलाज की, सर्जरी की डेट्स भी मिल जाती हैं तो डेट इतनी दूर मिलती है ना कि उससे पहले जो वो
आदमी है उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे देश में, ठीक है। तो मेडिकल अप्लायंसेस जो है ना वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ध्यान रखना माइनिंग के लिए स्पेशल एक्ट है कि जो पर्सन 18 साल का भी नहीं हुआ है इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन अ माइन, तो माइन में काम नहीं कर सकता। चिल्ड्रन तो फिर भी ये है कि 14 ईयर्स के बाद फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, लेकिन माइंस में काम नहीं कर सकते। फोर्थ के बाद क्या आता है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। एक्ट सीक्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, तो ये एक्ट जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को रेगुलेट करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें उन वर्कर्स को, एंड प्रोवाइड्स फॉर इट्स एबॉलिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम उन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं। एज पर CLA यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ऑल एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, हर एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने आप को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाता है। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हम ठेकेदार ही बोल सकते हैं, वर्किंग फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम अथॉरिटीज, तो उसे जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे लाइसेंस लेने की नीड भी होती है, तो उन्हें लाइसेंस लेना चाहिए। तो ये हमने किसकी बात की, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ठेकेदारी के तौर पर काम करते हैं, अपने नीचे लेबर रखवाते हैं, किसी भी चीज का ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वहां पे काम करवाते हैं कंप्लीट। तो उसकी बात हमने यहाँ पे कर ली। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, यानी कि कई बार क्या होता है कि स्टेट में भी ना लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज को लेके, ठीक है। तो उसको लेके कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979, तो 1979 का एक्ट है ये। तो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन मिनिमम कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन मिनिमम कंडीशंस है किसको लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, बाय इशूइंग अ पासबुक ऑफ एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, जहां पे हम हर एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को एक पासबुक देते हैं विच कंटेन्स डिटेल्स अबाउट, जिसमें कुछ डिटेल्स होती हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। दूसरा पेमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, भाई डिस्प्लेस हुआ एक पर्सन इंटरस्टेट में, बार बार उसे काम के लिए भेजा जा रहा है, तो उसको लेके जो अलाउंस मिलेगा उसे, भाई खर्चा भी तो होता है किसी भी अपनी जगह को चेंज करने का। हम हमेशा जगह अपनी यूं ही चेंज नहीं करते, क्योंकि जहां पे हम एक टाइम पे अच्छे खासे तरीके से रह चुके होते हैं, एक अच्छे लंबे टाइम पे रह चुके होते हैं, वहां पे हम एक तरह से कंफर्ट में आते हैं। और अगर हमें कभी भी किसी दूसरी जगह भेजा जाता है तो हम अपनी फैमिली से दूर होते हैं, हो सकता है हमें कोई रेंट पे घर भी लेना पड़े, तो उन सबका खर्चा और डिस्प्लेसमेंट का जो किराया वगैरह लगेगा हमें वहां तक शिफ्ट होने का, वो सारे खर्चे, वो अलाउंस जो है वो मिलने चाहिए। तो पेमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। तीसरा पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी, इसकी बात मैंने कर ही ली कि भाई जर्नी के टाइम पे जो भी खर्चा होगा वो उसके वेजेस मिलेंगे। इसके अलावा फोर्थ पार्ट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगा, भाई जाऊंगा कहीं पे तो घर चाहिए रहने के लिए, वो अकोमोडेशन मुझे कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। एंड मेडिकल फैसिलिटीज जो भी मिलेगी वो कंपनी। और फिफ्थ पार्ट प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ध्यान रखना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि अगर काम इक्वल है तो पैसा भी इक्वल मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट में साफ सीधी बात लिखी हुई थी, क्योंकि देखो जेंडर, कई बार हमने अपने देश में देखा भी है कि सेम काम को लेके फीमेल्स को कम सैलरी दी जाती है और मेंस को क्या मिलती है, ज्यादा सैलरी मिलती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जबकि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से वर्क कैपेबिलिटी सेम है, आपको काम सेम मिल रहा है कराया, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो मेल्स है उनको सैलरी ज्यादा मिलती है, फीमेल को सैलरी कम मिलती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इसके बाद समझते हैं लास्ट पॉइंट वर्किंग कंडीशंस के बारे में, सिक्स्थ चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1985, इसको बोलते हैं CLARA, यानी कि चाइल्ड लेबर एबोलिशन एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, CLARA, ये 1985 में बनाया गया था। इस एक्ट में ये था कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को तो बेसिक एजुकेशन का पूरा हक है, मतलब ना तो 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमारे देश में उनके पेरेंट्स काम करवा सकते या फिर लोग काम, ना ही कोई भी उन्हें हायर कर सकता, ना ही फैक्ट्री में, ना ही माइनिंग साइट पे, किसी भी जगह वो कोई भी काम नहीं कर सकते। और ये चीज मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि ये एक बेसिक टाइम पीरियड होता है डेवलपमेंट का, जहां पे हम एजुकेशन लेते हैं, बेसिक एजुकेशन, अपना थिंकिंग लेवल डेवलप करते हैं। इसके बाद जो है ना हम कहीं ना कहीं अलग अलग कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं,
तो 14 ईयर्स तक तो किसी बच्चे की एक बेसिक एजुकेशन लेने का हक होता है, ठीक है, जो सब मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है कि अगर आप ज़्यादा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप उसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फीस नहीं लगती है। लेकिन हम भी एक चीज़ जानते हैं कि कौन इन नियमों को मानता है, ठीक है। मैं आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बहुत से कम कंपनीज होंगी, ठीक है, बहुत से कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे जो इन सारे रूल्स को फॉलो करते होंगे। आपने बहुत सी जगह चाइल्ड शो काम करते हुए देखा होगा, छोटे मोटे वेंडर्स के पास छोटे मोटे वेंडिंग के तौर पे कौन गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने आती है। दूसरी बात, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात क्या हैं वो मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हो। भले ही टीचर्स के पास भरपूर नॉलेज है, वो एग्जाम क्रैक करके गए हैं, उनके पास अच्छा माइंडसेट है, वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं, सिस्टम्स ऐसे हैं, ठीक है, कि भाई ना तो वो अच्छे से पढ़ा पाते, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट टीचर्स के पास और भी बहुत सारे वर्क प्रेशर होते हैं, तो उन्हें वो भी करने होते हैं, जिसकी वजह से भी, और कुछ बच्चों की वजह से भी कि बच्चे पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते तो टीचर का मन नहीं करता पढ़ाने का। तो बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ही बेकार होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जो पढ़ाई है वो बहुत ही खराब होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ये बोलता है कि भाई 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा। एक बच्चा जो 14 साल का नहीं होता उससे पहले उसे काम नहीं करने देना चाहिए, उसे बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करो, और 14 ईयर्स के बाद चाहे तो अपने पार्ट टाइम में काम कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स के हिसाब से। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट कंसेप्ट, जहां पे हमने ये समझा कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं लेबर लॉज फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, चाहे वो एम्प्लॉय रिलेशंस हो, चाहे वो वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836336 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।